तो चंद्रमा का 12वें घर में होना और पीड़ित होना। हाँ, क्योंकि चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा 12वें घर में है और पीड़ित नहीं है, तो वो फिर आदमी को अपने उद्देश्य पे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ नहीं ले जा सकता है। बट शनि एंड राहु इन 8th हाउस विल टेक यू टुवर्ड्स साधना। 8वां घर क्या होता है? 8वां तीसरा घर, ये दोनों घर आपको लॉन्जेविटी प्रोवाइड करते हैं। ये मौत के घर हैं, दरवाजे हैं, टुवर्ड्स एंट्री इनटू डेथ के दरवाजे हैं। और अगर यहाँ पर क्रूर प्लैनेट्स लाइक शनि मंगल जब खड़े होते हैं तो आपको बड़ी सी बड़ी व्यथा से बचाते हैं। जिनका 8th हाउस जागृत हो जाता है तो उनके अंदर जो शक्तियां होती हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आता उनके अंदर क्या शक्ति है। जैसे 12वें घर में जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास भी शक्तियां, उनको ऐसे लगेगा 12वें घर वालों को कि कोई आया। और कभी आपको भी लोग कहते हैं कि मैं बैठा था भगवान के सामने, कोई आया मेरे सर के हाथ रख के चला गया। कहते हैं ना लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मैं चल रहा था। जिन लोगों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका कौन सा ग्रह होता जिनका है? मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए शनि, राहु और सबसे बड़ा प्लैनेट है केतु। केतु 8वें घर में होगा तो आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस आपके जरूर। स्पिरिचुअल मिशन को देखने के लिए आत्मकारक जो हमारी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मकारक प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट इज योर सोल, इट्स योर सोल जर्नी। बट वो आत्मकारक प्लैनेट का ये भी देखना कहाँ बैठा है। उसके बाद 2, 6, 10, 3, 7, 11, ये अगर इनमें ज्यादा प्लैनेट्स हो तो ये आदमी इस दुनिया में भोग के लिए ज्यादा आया है कि ये जो आत्मा आई है ये क्या मिशन से आई है। इसी तरह अमात्य कारक से आई है कि आत्मा का मिशन ये है तो वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगी? हाँ। वाओ। नमस्कार भारत, यू आर वॉचिंग इलावर्स एक्स शंकर। 3rd एपिसोड है ये इसका। और आज हमने बात की है 6 साइंस की, 6 ऐसे संकेत जो आपकी कुंडली में ही होते हैं D1 चार्ट में, जो बताते हैं कि आपको कहीं इस धरती पर किसी स्पिरिचुअल मिशन के साथ तो नहीं भेजा गया। अब वो स्पिरिचुअल मिशन कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है किसी की कुंडली में कोई ऐसा योग हो जो उसको साधु बनने की तरफ प्रेरित कर रहा हो, संन्यास लेने की तरफ प्रेरित कर रहा हो, या फिर स्पिरिचुअल मिशन हो सकता है ये भी हो कि आप दूसरों की मदद करें बिना किसी भेदभाव के, ये भी एक तरीके का स्पिरिचुअल मिशन ही है। ऐसे ही देश, काल, पात्र, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आध्यात्मिक मिशन अपने जीवन में जिएंगे। तो 6 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, युतियाँ हैं, जिनके बारे में इस पॉडकास्ट में हमने बात की है। साथ ही हमने एक बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन पे बात की है जो कि आपको मैसिव प्रोटेक्शन देता है। वो कॉम्बिनेशन कौन सा है ये भी आपको पता लगेगा। तो बिना देरी करे इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए ये एपिसोड। हमने बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी और डीप लाइफ एस्पेक्ट्स को छुआ है इसमें। तो मेरी डायरी और पेन तो तैयार है, आप भी अपने साथ रख लीजिए और अपनी कुंडली भी खोल लीजिए। सर, वेलकम ऑन इलावर्स एक्स शंकर। कैसे हैं आप सर? ठीक है। सर, आजकल ना 12th हाउस को लेकर, केतु को लेकर, राहु को लेकर, 8th हाउस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सब बात करते हैं कौन सी रिच रिच राशियां हैं, कौन से रिच रिच लग्नाज हैं, पर इस बारे में बात ही नहीं होती है कि वो कुंडलियाँ, वो ग्रह के कॉम्बिनेशंस कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल मिशन के लिए इस धरती पर भेजे गए हो, और मे भी शायद आप भूल गए हो। तो आज थोड़ा रिमाइंड कराने की लोगों को कोशिश करते हैं उस तरफ। तो अगर मैं सर मोटा-मोटा आपसे सिर्फ अभी प्लेसमेंट पूछूं, फिर हम उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे कि आप क्या देखते हैं ऐसा कुंडली में कि आपको लगे कि यार ये बंदा तो कहीं और लगा है, इसका तो लाइफ स्पिरिचुअल मिशन के लिए बना है। इसमें मोटे मोटे 4 घर बहुत इंपॉर्टेंट, सारे घर इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर घर का एक स्पिरिचुअल एक मिशन होता है जो साइड होता है। बट हम लोग उल्टा शुरू करते हैं तो 12th हाउस से शुरू करते हैं जो कि अंत वाला घर होता है और जिसको आमतौर लोग कहते हैं कि ये मोक्ष का घर है, ये आपको मोक्ष प्रदान करता है, आपको ब्लेसिंग प्रदान करता है। लोग डरते भी इस घर से हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं पैसा का लॉस हो जाएगा, आपका जीवन में खराबी हो जाएगी, आप जेल चले जाओगे, हॉस्पिटल चले जाओगे, इत्यादि इत्यादि। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग लेते हैं लग्नेश को।
लग्नेश इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, लग्न आपका मतलब लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज़ हुँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका पूरा देह है, जो देह बनता है, और वो 12वें घर में चला जाए, तो क्या होता है? तो मेरी जो अपने कहना है, लग्नेश जब 12वें घर में जाता था, लोग आजकल तो एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुश होते हैं कि वो फॉरेन च कंट्री चले जाएँगे। दे विल गो टू फॉरेन कंट्री। बट इसको आप समझिए कि क्या है? 12वां घर में क्या होता है? फॉरेन कंट्री में आप क्या जाते हैं? हुँ, आप जब जाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, आप अपने आइडेंटिटी को लूज़ करते हैं। आप अपने एक आप आज डिसाइड करते हैं फॉरेन जाइए, तो आप अपने आइडेंटिटी को वहाँ जाएँगी, वहाँ एक नया अपना वर्चस्व बनाएँगी, अस्तित्व बनाएँगी, आप अपना रहना शुरू करेंगी। तो इट इज़ अ प्लेस जो कि आदमी रियलाइज़ नहीं करता है, बट जब वो 12वें घर में जा रहा है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है, वो अपना आइडेंटिटी को लूज़ करता है। तो 12th हाउस इज़ ऑफ द लॉस ऑफ योर आइडेंटिटी। नाउ दोनों चीज़ इसके अंदर है। आपका मटेरियलिस्टिक पार्ट, हुँ, मटेरियलिस्टिक पार्ट ये है कि आपका आइडेंटिटी लूज़ हुई, तो आप फॉरेन कंट्री जाते हैं। आजकल बहुत अच्छा माना जाता है भाई फॉरेन जाएँगे तो पैसा कमाएँगे, इत्यादि, इत्यादि। बट ये लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज़ आल्सो नोइंग योरसेल्फ। हुँ, अपने आप को समझना, ये अपने अंतर्करण की जो यात्रा है, वो 12वें घर की है। तो ये जो अपने आप को समझने वाली यात्रा जो है, वो 12वें घर की, और स्पेशली किसी का चंद्रमा जो है, चंद्रमा है हमारे मन का कारक, हमारी खुशी का कारक। हर चीज़ चंद्रमा से ही गवर्न होती है। तो चंद्रमा का 12वें घर में होना और पीड़ित होना, पीड़ित होना? हाँ, क्योंकि चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा 12वें घर में है और पीड़ित नहीं है, तो वो फिर आदमी को अपने उद्देश्य पे, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ नहीं ले जा सकता है। फिर वो कहेगा, उसको बहिर्मुखी बना देता है कि हमें क्या खुशी मिल रही है। चंद्र लग्न क्यों इम्पोर्टेंट होती है? चंद्र लग्न इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि चंद्रमा से ही आपको खुशी मिलती है। तो जो लोग चंद्र लग्न, हम लोग इसीलिए देखते हैं कि अल्टीमेट हमने जर्नी में हमको खुशी प्राप्त हुई है कि नहीं। लग्न हमारा देह है, जो कि काम करता है। तो चंद्रमा अगर 12वें घर में हो, और तो पहला पहला एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 12वें घर में हो, चाहे वो लग्नेश हो या कोई और प्लैनेट का भी मालिक हो। हम चंद्र खाली सिर्फ लेते हैं। तो वो आदमी को एक फीलिंग ऑफ, एक ऐसा शख्सियत बनाता है जो कि आइसोलेशन में रहकर खुशी प्राप्त कर सकता है, अकेलेपन में खुशी। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो जिस आदमी ने अकेला रहकर खुशी प्राप्त कर ली, या उसको कोई दुःख नहीं है, उसको कोई डिप्रेशन आजकल जो कहते हैं, ऐसे इत्यादि नहीं है, तो वो है 12वां घर, जहाँ पर आप अकेले रहकर आप अपना आप को अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये जो 12वां घर है, इसके दोनों पक्ष हैं। हुँ, जो भी बड़ा आदमी बनते हैं, बहुत बड़े-बड़े जो लोग बनते हैं, उनमें क्या ख़ासियत होती है? यही ख़ासियत होती है कि वो आइसोलेशन में रहकर, अकेलेपन में भी रहकर, और दुनिया से अलग रहकर, विमुख होकर, आई एम नॉट, इमोशंस आर नॉट मैटरिंग मी, मटेरियलिज्म इज़ नॉट मैटरिंग मी, मैं अपने आप अकेला रहकर मैं अपने कार्य करूँगा। हुँ, वो बड़े-बड़े देह को प्राप्त करते हैं। तो जितने भी कहीं न कहीं ये 12वाँ लॉर्ड, इवन 12th लॉर्ड आल्सो प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल। जो आप ज बड़ी-बड़ी पत्रियाँ देखिए लोगों की, और उन सब में यही क्वालिटी होती है कि उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी किताब की ज़रूरत। वो एक अकेले में रहकर सोच कर वो आदमी अपना कार्य करता है, जो भी उसका कार्य होता है। और अगर स्पिरिचुअल में देखिए तो 12वाँ घर जो होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये आपको, मतलब अगेन टू रिपीट, इस आपको एक अकेलेपन में रहकर, एक मतलब इट मेक्स यू अपनी एक इनर जर्नी को रियलाइज़ करने की कोशिश करता है। और 12वाँ घर क्या है? 12वाँ घर 11वें घर से का नेक्स्ट हाउस है। हुँ, 11वाँ घर डिज़ायर्स होता है। तो ये डिज़ायर्स का नेक्स्ट हाउस है। उसकी एक अंतः खत्म करने वाला। और दूसरा घर से ये 11वाँ घर है। दूसरा घर जो है, जो लोग ना समझें इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा पहला घर जब हम पैदा होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है साँस। हम साँसें लेते हैं, वो पहला घर होता है। उसमें गुरु को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था पहले घर में। और गुरु का घर भी होता है। अगर आप पूरी एनर्जी की थ्योरी पढ़िए, तो जो जीव उत्पन्न होता है, जिसको फर्स्ट सिग्नल दिया जाता है, वो गुरु देता है कि इस जीव को नीचे भेजना है। तो गुरु पहला घर होता है। और दूसरा घर हमारा
घर होता है हमें फूड, अगली चीज़ क्या चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए? खाना। और दूसरा घर संस्कार का घर होता है, हमारे संस्कार क्या हैं? तो ये 2 चीज़ें हम दुनिया में आते हैं, ये दोनों चीज़ों के पीछे भागना शुरू करते हैं। एक तो हमें खाना चाहिए और एक हमें संस्कार चाहिए। और खाना जो आप खाते हैं प्लेट में, उसको बनने के लिए अगर आप पूरा एनालाइज़ करिए कि एक धरती है, एक फार्मर है, बीज है, ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, जो पूरा वर्ल्ड का इकोसिस्टम है, वो पूरे आपके उस एक जो आप खाना खाते हैं उससे ज बना हुआ है। तो दूसरा घर इसलिए बहुत मटेरियलिस्टिक घर है। हुँ। लग्नेश से दूसरा और लग्नेश से 12वां घर। और अगर जिसके भी अगर प्लैनेट्स 12वें घर में हैं, उनकी जो जर्नी होती है वो अपना इंटरनल जर्नी होती है। मतलब इट्स अ गुड हाउस फॉर स्पिरिचुअलिटी। अंततः सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस जो है वो 12th हाउस है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप में रहने के लिए। हुँ। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब वहाँ पर प्लैनेट्स किस प्रकार प्लेस्ड हैं, तो किस तरह वो जर्नी आपकी आएगी, वो कब आएगी, कैसे आएगी, वो उसका भी एक वो हमको देखना पड़ता है, जो कि ज़रूरी है। सर आपने कहा कि अगर चंद्रमा 12वें घर में चला जाए और पीड़ित हो, तब ये अध्यात्म का एक बहुत अच्छा योग खोल देता है। तो पीड़ित होना कैसे हम देखेंगे कि चंद्रमा मेरे 12वें घर में तो है, लेकिन पीड़ित है कि नहीं है, ये कैसे क्रॉस चेक करेंगे? श मैंने बड़े-बड़े मतलब जो लोग की पत्रियाँ देखी हैं, जैसे कि चंद्रमा अगर शनि के साथ है 12वें घर में। 12वें घर में, चंद्रमा अगर राहु के साथ है, सामने केतु होता है और शनि और केतु साथ में है। मैंने अभी अमेरिका में था, एक बहुत बड़े मैंने एक्चुअल योगी की पत्री देखी थी। उसके हॉरोस्कोप में नॉट एग्ज़ैक्टली सेम बट चंद्रमा राहु छठे घर में था और शनि केतु उसका उनके तीसरे घर में था। ही वाज़ अ योगी हू वाज़ बाजा-गाजा के साथ मतलब प्रवचन करते थे। हुँ। अमेरिका में है, अमेरिकन थे, बाजा-गाजा के साथ प्रवचन कृष्ण के ऊपर प्रवचन करते थे, अपना बात भी करते थे, ढोलक भी बजाते थे। और शनि केतु है, तो वो 12वें घर में था एंड ही हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा जो उनके पास आया था, सर्विस की भावना से काम करते हैं। तो चंद्रमा को जब राहु ने पीड़ित करा, जब चंद्रमा को राहु जो एक प्लैनेट है, जो कि नॉट अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, चंद्रमा राहु वही छठे घर में। तो छठे घर के हम लोग बाद में बात करेंगे, छठे घर का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है फॉर अंडरस्टैंडिंग मोक्ष कॉन्शियसनेस एंड द जर्नी टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस। तो चंद्रमा ने जब राहु को पीड़ित करा तो उसको बहिर्मुखी बनाया, उनको पढ़ने की लालसा हुई, लोगों को बताने की लालसा हुई। और जो 12वें घर में शनि और केतु जब हो गया, शनि केतु एक अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। तो 12वें घर में शनि केतु हो गया, इट गिव हिम द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि उनका कर्म बना लिया उसने उनको, कि मेरे को ये कर्म करना है, हुँ। लोगों को बताना है कि भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये इसको कैसे काट के जियो। फ ज़िंदगी क्या है? क्योंकि केतु काटता है, केतु कुछ नहीं करेगा, चाहे आप लोग कहते हैं कंप्यूटर का भी मालिक है, इसका मालिक क्यों क्यों मालिक है? क्योंकि इट कट्स, कंप्यूटर इज़ अबाउट कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स। तो शनि केतु जब 12वें घर में हो जाता है और चंद्रमा राहु हो गया, तो राहु को पीड़ित करा चंद्रमा ने। तो चंद्रमा फिर दूसरी चीज़ें देखना शुरू करता है। तब चंद्रमा ग्लैमर नहीं देखेगा। हुँ। जब चंद्रमा अंदर जाएगा, चंद्रमा दुखी होगा। इट्स दैट चीज़ जो कि अंदर से क्वेश्चन करेगा, चीज़ें क्या हैं? तब आपको पता लगता है क्योंकि इफ यू गो इनटू डीप इनटू क्वांटम फिज़िक्स, हुँ। अगर आपने पढ़ा हो और उसको अगर हम लोग जैसे कि हमारे 12 साइंस हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 27 नक्षत्र हैं, सब मिला के 48 हो जाते हैं। हमारे 45 कोष हैं। फिर पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर के 3 हैं। अगर ये सबको हम मतलब इतना डिटेल में वो तो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। बट अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है और गर्ग ऋषि की जो किताब है, मैं पूरा पढ़िए, गर्ग संहिता को हुँ। पढ़िए, तो उन्होंने पूरा समझाया हुआ है। उसमें नटशेल यही है कि जब हम बनते हैं तो इस पूरे वैल्यू सिस्टम में जो चेन है, ये कोश है, कोश के अंदर भी लेयर्स हैं। हमारे 3 लेयर्स हैं, इसी तरह फायर के भी 3 लेयर्स हैं, अर्थ के 6 हैं, 9 हैं, वाटर के 12 लेयर्स हैं, उसके अंदर भी लेयर्स हैं, लाइक सो इट गोज़ ऑन। तो व्हेन वी स्टार्ट देन द पर्सन हू गिव्स यू द फर्स्ट थिंग कि आपको ज़िंदगी में आना है, वो है जुपिटर। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्शियसनेस जो बताता है जब हम आते हैं
कि आपको क्या अपने साथ लेके जाना है। आप तो जीव बनने जा रहे हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, धरती में कुछ एक चीज़ लेने जा रहे हैं, तो जो चीज़ बताती है हमें क्या बनने जा रहे हैं, वो शनि है। शनि आपके प्रारब्ध को बताता है। उसके जब आप नीचे आते हैं, जो देह जो प्राप्ति होती है, कौन से देह में जाएँगे, वो आपको मंगल उसका कार्य करता है। फिर उसके नीचे जब हम आते हैं, तो शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये तीनों, और इसमें से वाटरी एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शुक्र जो है, हुँ, वो वाटर को रेगुलेट करता है बहुत तरीके से। ओके। चंद्रमा और शुक्र में बहुत फ़र्क नहीं है। बहुत इमोशंस में थोड़ा फ़र्क है, बट दे आर सिमिलर प्लैनेट, और मरकरी स्ट्रक्चर देता है। उसके बाद आप अल्टीमेटली जन्म लेते हैं, चाहे आप पेड़ के रूप में लो, चाहे आप पत्थर के रूप में लो, चाहे आप मानस रूप में लो, चाहे आप जानवर के रूप में लो, क्योंकि हर चीज़ में देयर इज़ कॉन्शियसनेस। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट कम्स एंड हाउ इट डज़, तो हर आदमी की जो एक जर्नी जो होती है, वो एकदम ये नहीं होता कि आदमी कहता है, मैं लोग मेरे पास आते हैं कि मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूँ, हुँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। उसमें जिज्ञासा है, बट एक जर्नी होती है, एंड दैट जर्नी 3-4 चीज़ों से होती है। पहले जिज्ञासा होगी, फिर हुँ, सेवा होती है, हुँ, फिर आदमी अंदर अपने सोचता है उसको, फिर उसके अंदर उसको आत्मा साधता है। और उस जर्नी के साथ कहीं न कहीं ये प्लैनेट्स जब आपको, जिस आदमी को भी जर्नी में समझ में आ जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको बताए। हुँ, उसको खुद समझ में आ जाता है, और ये जर्नी मटेरियलिस्टिक जर्नी के साथ भी होती है, क्योंकि यही प्लैनेट्स आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी दे रहे हैं। तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देंगे और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी ले जाएँगे। दैट्स हाउ these 4 हाउसेस एट लीस्ट, 3rd, हुँ। 6th, 8th एंड 12th। तो देखो, सर अगर चंद्रमा 12वें घर में है और राहु उसके साथ है या शनि उसके साथ है, तो वो पीड़ित माना जाएगा व्हिच इज़ गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। यस। अगले कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं कि अगर 12th हाउस हमने देख लिया, इसके अलावा और क्या देखते हैं? 12th हाउस में फिर आप, 12th हाउस में से बेस्ट शनि केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर हो तो बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी प्लैनेट 12th हाउस में हो, हुँ, किसी का भी हो, एंड ऑफ द डे उसको आत्मबोध ज़रूर आएगा उसके अंदर, और जिनका भी है, मैं तो कहता हूँ कि एंड एंड दे आर रनिंग आफ्टर चीज़ों के पीछे, हुँ, तो सबसे बड़ा अच्छा टुटका 12th हाउस का है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, धन के पीछे भी, हुँ, किसी के पीछे भी, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, वो आपको अपने पास आएगा आपके पास। दिस इज़ द पावर ऑफ 12th हाउस, क्योंकि ये सारे निचोड़ होता है 12th हाउस का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है, वो हम जो स्पिरिचुअलिटी के लिए हुँ, डिस्कस कर सकते हैं, वो अपना 8th हाउस होता है। 8th हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि 8th हाउस इज़, जिसे कहते हैं, पाताल है। हुँ, 8th हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ की आपको रिसर्च, आप गूढ़ता में जाते हैं, आप अंदर चीज़ों को पढ़ते हैं, अंदर चीज़ों को समझते हैं। आपका बहुत सारा प्रारब्ध भी 8th हाउस होता है। 8th हाउस जो होता है, वो आपकी आपकी कितने 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 दिन जीना है आपको। इस दुनिया में आए हैं, तो आप व्हाट इज़ द लाइफ आपके लिए। लोग कहते हैं 8th हाउस नेगेटिवली लेते हैं कि इसमें डेथ का हाउस है। इट इज़ नॉट द हाउस ऑफ डेथ, इट इज़ द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी, इट इज़ द हाउस ऑफ कर्म, इट इज़ द हाउस ऑफ आपके गूढ़ रहस्य। क्योंकि 9th से ये 12th है, तो जो भी भाव जिससे 12th होता है, तो वो बताता है। तो जब आप 9th पे जाते हैं, जब आपको पूरा ज्ञान मिलता है, तो आपको हरदम पाताल लोक के नीचे से जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा घर है जो कि आपको बहुत सारी गूढ़ चीज़ें ज़िंदगी की बताता है, और ये घर में अगेन आपको एस्ट्रोलॉजी भी है, ऑकल्ट भी है, साइंस भी है, रिसर्च भी है। जितना भी हमारे धरती के नीचे की चीज़ें हैं, वो भी 8वाँ घर है। हमारे शरीर के नीचे, बॉडी के स्किन के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब 8वाँ घर है। इसीलिए कहते हैं, जितने भी अच्छे सर्जन्स होते हैं, वो मतलब 8वें घर से होते हैं, क्योंकि वो सर्जरी करते हैं, आपके स्किन को काटते हैं। सो 8वाँ घर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट हाउस फॉर स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल जर्नी। कोई भी आदमी डॉक्टर बनता है, उसके प्रारब्ध अच्छे ही हैं, तभी वो डॉक्टर बना है, और तभी हम 8वाँ घर देखते हैं, क्योंकि वो काट रहा है, आपको ठीक कर रहा है। कोई भी डॉक्टर आपके लिए भगवान है, उसका कोई भी अपने कर्म हो अलग है, अच्छे अच्छे और बुरा उससे कोई मतलब नहीं है। उसने आपका ऑपरेशन करके आपको ठीक कर दिया, ही इज़ गॉड फॉर यू। और जो डॉक्टर बनते हैं, उनके प्रारब्ध अच्छे ही थे, तभी वो डॉक्टर्स बने हुँ, हैं। हुँ। तो 8th हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस।
और अगर सर किसी को चेक करना हो अपना 8th हाउस देख के कि मेरी लाइफ में मटेरियलिस्टिकली आगे बढ़ूँगा या मेरा शायद कोई और मिशन है, कोई स्पिरिचुअल मिशन है, तो वो कैसे चेक करें? एट्थ हाउस को हम मैं जो कहता हूँ, जो अगर स्पिरिचुअलिटी के भी 2-3 तरीके होते हैं, हुँ, है ना? अपना एक होता है कि आदमी स्पिरिचुअलिटी बोलता है, हाँ, समझता है, बिल्कुल। करता है, कर्म करता है। हुँ, तो अगर किसी का गुरु 8वें घर में है, बहुत अच्छा है, तो आदमी पूजा करेगा, पाठ करेगा, पढ़ेगा। मान लीजिए राहु 8वें घर में है, हुँ, लोग उसको खराब मानते हैं, मगर मैं उसको खराब नहीं मानता हूँ। राहु 8वें घर का निश्चय है, उसको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम करेगा, बट एंड में राहु 8th हाउस में उसको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताएगा, ऐसी-ऐसी साधनाओं की तरफ ले जाएगा कि मतलब आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। मैंने सर राहु इन 8th हाउस वालों को ये भी देखा है कि इनको नहीं पता होता है, इनके पास सिद्धि भी होती है। सिद्धियाँ होती हैं और अंदर होती हैं, और ये कभी भी आपको ऐसे आउटस्पोकेनली बताएँगे नहीं और उसका बताएँगे। इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, जो 8वें घर में जिनका स्ट्रॉन्ग है, वो शायद कुछ चीज़ नेगेटिव करते-करते दे अंडरस्टैंड के अंदर है। जैसे कि हमारे कुछ वाल्मीकि ऋषि थे या कुछ हुँ, जितने भी हमारे एक और उंगली मल सब डकैती थे ना, डाका डालते-डालते कहीं न कहीं उनको आत्मबोध आ गया। हुँ, और उसको भी छोड़िए, आप हमारे गौतम बुद्ध को ले लीजिए। उनके पेड़ के नीचे बैठे थे, उनको ही गॉट एनलाइटनमेंट, राइट? सो मतलब एक जर्नी बहुत लंबी थी। राजा थे, राजा के बाद हुँ, क्या-क्या करा, शादी भी करी, निकले, बाहर निकले, घूमते रहे। घूमते-घूमते उसके नीचे फिर बैठे, तब उनको एकदम से वो आ गई। आत्मबोध तो आया। उनकी एक रास्ता था। 8वें घर वालों को ये की बात है, अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो उनको ये समझना चाहिए, जो भी करें करो, मगर ये याद रखो कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि अंदर आत्मबोध आएगा और तुम्हें मतलब यू विल गेट एनलाइटेंड, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो सर इसमें कौन से प्लैनेट्स हों तब ये घटना घटेगी जो आपने अभी बताई 8th हाउस में? 8th हाउस में पोटेंट प्लैनेट्स हैं, जो कि आपको ये चीज़ दे सकते हैं। ये है शनि एंड राहु। लोग इसको कहेंगे इसमें कैंसर होता है, ये हो जाएगा, आपका लाइफ खराब हो जाएगी, ये सब हो जाएगी। बट शनि एंड राहु इन 8th हाउस विल टेक यू टुवर्ड्स साधना ऑफ अ काइंड व्हिच इज़ डिफरेंट, जिसे आपने कहा डीप साधना। हुँ, क्योंकि राहु को इज़ अ मिसअंडरस्टूड प्लैनेट इन सम वे एंड नॉट अंडरस्टूड। राहु का दोनों साइड, दोनों पक्ष हैं। अगर राहु आपको विस्तार दिलाता है अपने विलासिता में, धन में, उसकी चाहत दिलाता है कि जैसे कहते हैं ना 10वाँ राहु है तो सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह 8वाँ राहु जो है, वो जिस तरफ राहु जाता है, राहु तो एक्सपेंशन है। राहु एक्सपेंशन है, थिंकिंग है। हुँ, उसकी जो भी दिशा होगी उस दिशा में चलता है। फिर उस राहु को कौन पकड़ता है, कौन उसको साधता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर राहु को यहाँ जुपिटर ने साध लिया या शनि ने साध लिया, स्पेशली 8वें घर में, ये दोनों प्लैनेट्स ने अगर साध लिया, तो ये फिर जुपिटर राहु, शनि राहु की जो युति होती है और क्लोज़ कंजंक्शन में हो, 6-7 डिग्री के कंजंक्शन में हो, तो ये आपको आपको बहुत ज्ञान भी देता है, सिद्धियाँ भी देता है और ऐसे लोगों में शक्तियाँ भी बहुत होती हैं। सर राहु का एक मैंने ख़ासियत देखी है कि राहु हमेशा अलग हट के काम करता है। अब वो 10 या 11 में है तो करियर में बहुत अलग हट के काम करेगा, अपने नेटवर्क्स उनके बहुत अलग हट के होंगे, लेकिन अगर 8th में है तो वो आम सिद्धियों के पीछे नहीं जाते हैं। वो फिर इतनी डीप साधनाओं में जाएँगे बिल्कुल। कि लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो पता भी क्या नहीं कर होगा, रहे हैं। बिल्कुल। हुँ, क्योंकि मैंने एक पट्टी देखी थी, मैंने शनि राहु था और दूसरे घर में मंगल था। अब लोग देख के पत्री एकदम देखेंगे कि भाई क्या है, तो ठीक नहीं है। बट उस आदमी ने ऐसी-ऐसी मतलब कार्य करे हैं, ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ और मतलब लोग जानते भी नहीं, अब पता नहीं कहाँ है, बट ही वाज़ अमेजिंग। तो और अपने आप को दिखाएँगे भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर 8th हाउस में ग्रह पीड़ित हो, नेगेटिव हो, तो यही एनर्जीज़ आदमी नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेगा। अपने आप को बैठ के बताएगा कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मेरे में बहुत सारी ओह! शक्तियाँ हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो वो फिर उस तरह। बट अगर हम कॉन्शसनेस की बात कर रहे हैं, तो जिनके भी लोगों के प्लैनेट्स में मैं कहता हूँ लग्नेश जिसके 8वें घर में होता है, लग्न इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट।
लग्न 8वें घर में हो, बहुत अच्छा। सूर्य 8वें घर में हो, आपका है शायद, तो सूर्य 8वें घर में हो, बहुत अच्छा। क्योंकि सूर्य भी 8वें घर में प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है। हुँ, 8वां घर क्या होता है? 8वां तीसरा घर, ये दोनों घर आपको लॉन्जेविटी प्रोवाइड करते हैं, ये मौत के घर हैं, दरवाज़े हैं, टुवर्ड्स एंट्री इनटू डेथ के दरवाज़े हैं। और अगर यहाँ पर क्रूर प्लैनेट्स लाइक शनि, मंगल जब खड़े होते हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी व्यथा से बचाते हैं। और ये जो दोनों घर हैं 8वें और तीसरे, जो 8वें से 8वां तीसरा हुआ, तो ये दोनों घर हैं, ये दोनों आपके इतने मैसिव प्रोटेक्शन के मतलब प्लेसेस हैं, जो कि लोग मतलब आम लोग ने, तो यहाँ पर अगर आपके शनि, मंगल, सूर्य जैसे प्लैनेट यहाँ पर हों 8वें तीसरे घर में, तो आदमी को ये हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं हुँ, और इनकी जो लॉन्जेविटी होती है, वो भी अच्छी होती है। और लॉन्जेविटी का मतलब इनकी साँसें ज़्यादा होती हैं, तो अपने साँसें वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लॉन्जेविटी हम लोग अपने साँसों से देखते हैं, तो दे डोंट वेस्ट देयर साँस। तो लोग कहते हैं अगर आप अपनी श्वास को कंज़र्व कर लीजिए, तो यू अपनी शक्तियों को ऊपर करते हैं। अब उसको आप बहुत तरीके से कुंडलिनी शक्ति है, ये सब है, मगर अल्टीमेटली उसका मतलब ये है कि आप राइज़ कर रहे हैं। तो जब हमने 8th हाउस की बात करते हैं, तो हर आदमी की एक स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने पहले बताया था, हर आदमी की स्पिरिचुअल जर्नी, जिनका 8th हाउस जागृत हो जाता है, तो उनके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आता उनके अंदर क्या शक्तियाँ हैं। मतलब दे विल हैव कि मतलब जैसे 12वें और 8वें में क्या फ़र्क है? जैसे 12वें घर में जो प्लैनेट्स होते हैं, उनको भी उनके पास भी शक्तियाँ, उनको ऐसा लगेगा 12वें घर वालों को कि कोई आया, और कभी आपको भी लोग कहते हैं कि मैं बैठा था भगवान के सामने, कोई आया मेरे सर के हाथ रख के चला गया। हुँ, हुँ, कहते हैं ना लोग, हुँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चल रहा था, मेरे को लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा हाँ, है ना? बहुत यस। लोग होता है, एंड एक्चुअली भी होता है। और तो ये जो चीज़ें, ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये 12वें घर की अनुभूतियाँ हैं। जो कि आपको एक आउटर से देंगे। कुछ लोगों को संकेत बहुत अच्छे मिलते हैं। संकेत सब लोग नहीं भाप पाते हैं। कुछ लोग एकदम से कुछ होता है, कुछ 2 चिड़िया देख लेते हैं। कुछ लोग होता है कहते हैं कि हमारे पास पहले तो हम निकले, और ऐसे प्रॉब्लम था, हमको एक साधु मिल गया। तो आम तौर तक जिनका 12वां घर जागृत होगा, उनको ये संकेत और ये आभास ज़्यादा होता है। हुँ, और एक गॉड गिफ्ट, ये भगवान की या उनके जो पिछले कर्मों की जागृत होती है। मंदिर में जाएँगे, बोलेंगे हमको लगा कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं, कई हँस बार रहे होता हैं, है ऐसा। मुस्कुरा रहे हैं, है ना? जैसे मीरा वाज़ द अल्टीमेट एग्ज़ाम्पल वेयर शी हुँ, सेड कि चलो भाई कृष्ण भगवान हमारे साथ ही चलो आप। हुँ, हुँ, और हमारे साथ तो नहीं उनके, कृष्ण भगवान साथ, उनके साथ ही ले गए। तो दीज़ आर 12th हाउस, एंड 12th हाउस इज़ अ जर्नी। तो 12th हाउस के जो लोग हैं जिनका है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस जो शक्ति है, चाहे वो किसी फ़ील्ड में हो, अगर आपके 1 या 2 प्लैनेट 12th हाउस में, स्पेशली लग्नेश, चंद्रमा, जुपिटर, कोई भी प्लैनेट जो जो हमारे सात्विक प्लैनेट्स हैं, ये आपके 12th हाउस में, तो आप ये संकेतों को देखिए, ये हुँ, चीज़ों को फ़ील करिए, ये इसको आत्मबोध करिए, आपको अच्छा रहेगा। 12th हाउस वालों के जो होगा, जैसे उनके सपने जो होंगे, उनको याद रहते हैं। लोगों को सपने ज़्यादातर भूल जाते हैं, लोगों को याद रहते हैं। 12th हाउस वाला व्यक्ति जो है, वो एक तरह से लोग कहते हैं ये स्लीपिंग का घर है, तो हुँ, वो 12th हाउस वाला आदमी सोता ही नहीं है, हुँ, हुँ। वो सोने में भी जग रहा है। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन एंड आप ऑनेस्टी के साथ सर प्लीज़ आंसर करिएगा। मैं लोगों को आपकी कुंडली रिवील नहीं कर रही हूँ बट आपका 12th हाउस बहुत एनर्जाइज़ है। बहुत हुँ, अच्छा 12th हाउस है आपका एंड बीइंग अ वेरी बिग लीडिंग पर्सन इन रिलायंस, हुँ। लोग आपके मुँह से जानना चाहेंगे कि क्या आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं जो आप बता रहे हैं और क्या आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस होते हैं? गिवन द फैक्ट कि आपका भी 12th हाउस बहुत नहीं, एनर्जाइज़ अब है। तो इसीलिए मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ 12th हाउस, ओके। एंड नॉट दैट इट इट गॉट रिवील्ड दैट है कि एक दिन में, बट ये आभास होते हैं। आपको भी होते हैं? हाँ, ये नहीं कि मेरे को 16, जब मैं छोटा था तो मंदिर जाने का शौक था, हुँ। थोड़ी बात हुई, थोड़ी और चीज़ें देखना शुरू करी, तो 12th हाउस में जब होगा तो ये चीज़ें आपको होंगी, और मैंने खुद इनको, कुछ लोगों ने बताया भी कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब एक ऐसा मेरे को तो बहुत बार होता है कि कोई होता है कि कोई डोंट वरी, पीछे कोई हाथ रख देता है, कोई ओह! लगता है, हो शायद हो ना हो।
अगर अब मैं किसी को बताऊं इन द वर्ल्ड वेयर आई बिलोंग टू, वो कहेगा यार शंकर तुम तुम तो बिल्कुल यू नो आउट ऑफ यू द आर वर्ल्ड ओवर बातें थिंकिंग, कर रहे यू आर ओवर थिंकिंग, दिस इज द कैच वर्ड, हो। यस। यू आर ओवर थिंकिंग। तो वो तो मेरा शायद लग्न वर्ग होता है, मैं तो अपने आप को साध लेता हूँ। अगर मान लो मेरा लग्नेश भी वीक होता, लग्न भी वीक होता, तो मैं अपने आप को साध भी नहीं पाता। मैं फिर हो सकता है किसी मंदिर में जाके अच्छा लगता, 12वां घर में होगा उसको वहीं रह जाएगा। हम्म। तो देयर आर अदर प्लैनेट्स व्हिच हैव मेड मी फील दिस बट आल्सो पुट मी इनटू द मटेरियल वर्ल्ड, एंड मैं नहीं बताता हूँ। तो 12वां घर का ये चीज़ें होंगी, जो सबके साथ है। जिनका 12वें घर में उनके पास है, वो बताते नहीं, बोलेंगे नहीं। और जिनका 12वें घर में चंद्रमा, सूर्य, जुपिटर, ये अच्छे मतलब जो लाइट प्लैनेट्स जो होते हैं, हम्म। वो होते हैं, तो उनमें ये चीज़ें ज़रूर होंगी। जिनके शनि, केतु इत्यादि होगा, उनको डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स होंगी, व्हिच इज़ लिटिल डिफरेंट इन नेचर। मतलब अलग टाइप के, उनको लगेगा चलो माउंटेन्स में जाएँ, कुछ करें, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल बी देयर। उनको ऐसा अलग टाइप की, जो मैंने बताया, ये लाइट है, जैसे कि चंद्रमा 12वें में है, तो उसको हरदम माइंड में एकदम से खटक आएगी, मत करो, ठीक कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही कह रहे हैं आप, ये मत होता करो, है, कई लोगों एकदम से से। सुना है मैंने। और तभी भी आप कर देंगे, क्योंकि कुछ ग्रह चाल चल रहे होंगे, कुछ आपका चल रहा होगा, आपको एकदम से आएगा, ये तुम कर रहे हो मत करो, ये गलत कर रहे हो, सब ये मत करो, इट विल हार्म यू। बट आपका आएगा एकदम से, और फिर भी आप, क्योंकि कर्म में लिखा, आप उसको पैसा दे देंगे, कुछ कर देंगे, और आपको उसमें पीड़ा होगी। मगर आप जब बाद में सोचेंगे तो आपको लगेगा, हाँ भाई देखो, मैं एक आया था मेरे पास खटक, कभी आप किसी के कहीं घुस रहे हैं और आपको लगा नहीं, नहीं ठीक नहीं, मत घुसो, और आप कर लेते हो। तो जो आपके जो ग्रह चल रहे हैं, जो बाकी चीज़ें आपने कर्म करे हैं, जो आपने, वो सब साथ चलेंगे। मगर 12th हाउस वालों में ये शक्ति, अगर आपके चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु, ये प्लैनेट्स आपके 12वें घर में हो, जिसके भी हैं, हम्म। मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं ये नहीं कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में हूँ और बहुत बाहर भी ट्रैवल कर रहा है, सबके बावजूद भी प्लीज, ऑल दोज हैपनिंग इन 12th हाउस विल हैव दिस पावर, और उसको आप डेवलप करिए, उसको आप बस आप देखना शुरू करिए थ्रू योर पॉडकास्ट, आई वांट टू से दैट। और सर, जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो अब हम 8th हाउस की, हम एक्चुअली डिविएट कर गए थे, हम 8th हाउस की बात कर रहे थे। 8th हाउस होता है, लोग कहते हैं, जैसे आम पब्लिक, क्या आम लोग क्या कहते हैं, 8वां घर तो नीचे, धरती के नीचे है, गड्ढा है, ये है, वो है। मगर इट इज नॉट गड्ढा, इट इज डीप, इट इज डीप। आपका जो, आपके जो मन के अंदर जो आपके मतलब कुछ, आप हम्म। अगर 43 खाने हैं, 43 वो हैं, तो आपके भी, हम लोग अपने, आम आदमी अपना ब्रेन का दो, मैक्सिमम 1% यूज करता है, उससे भी कम ऑफ द ब्रेन, जो अंदर एनर्जी जो हमारे अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की जो ब्रेक हो रहा है, उसका हम लोग बहुत ही कम परसेंट यूज करते हैं। तभी ये पूरा होल मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन, ये यही है कि उसके अंदर आप एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड आउटसाइड। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ये 8वें घर की है। 8वां घर इज़ फॉर नॉट, इट इज़ फॉर डीप मेडिटेशन, गोइंग इनटू ट्रांस, जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं मैं ट्रांस में चला गया। उसके आगे भी आउट ऑफ द वर्ल्ड की, आप शायद एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसको पढ़िए आप। विवेकानंद की स्टोरी, ही वॉज अ नास्तिक, मतलब ही नेवर बिलीव्ड इन गॉड। रामकृष्ण परमहंस ने उनको, बस ही हैड टच्ड हिम एंड टोल्ड हिम, देयर वाज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम। कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे विवेकानंद। तो दीज 8th हाउस हैज दैट टच ऑफ रामकृष्ण परमहंस, मेड विवेकानंद एलिवेट, अंडरस्टैंड कि भाई उसके उनके अंदर है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मैं एक एंड बता रहा हूँ, नंबर 10 बता रहा हूँ, ये चीजें 8th हाउस में है हम्म। एट द एंड। बट इफ यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम नंबर 10, 9, 8, 7, हम्म। 8th हाउस विल ऑलवेज गिव यू एन इंटरेस्ट इनटू द अदर वर्ल्ड, हम्म। द अदर थिंग, और इनसाइड यू, एंड इट इज डेप्थ, जिसमें कि आदमी साधना करता है। अब साधना आजकल, वो मैंने अभी हनुमान चालीसा के 21 पार्ट वो करे था लोगों ने, मैं गया, लोगों ने तो वहाँ पर, और माय डॉटर टुक मी, तो उन्होंने हनुमान चालीसा जैज़
जैज़ भजन के नाम से हनुमान चालीसा 21 बार कही। आदमी बहुत ज़ोर-ज़ोर से गा रहा है, कूद रहा है, नाच रहे हैं लोग एंड अच्छा खासा टिकट भी था, कमानी में था। अभी वो ये जो बड़ा हनुमान था उस दिन मैंने कहा चलो भाई अच्छा हनुमान जी, चलो इस बार 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। बट वो भी इट इज़ समथिंग टू डू विद 8th हाउस ऑफ कलयुग। 8th हाउस में जस्ट टू एक्सप्लेन लोग सोच रहे होंगे 8th हाउस के बारे में इतना बता दिया, तो कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि 8th हाउस में मतलब किस टाइप का एक्सपीरियंस देंगे? हम लोग सूर्य को लेते हैं पहले। सूर्य जब 8th हाउस में होगा, सूर्य जनरली प्रकाश देता है। तो एक आदमी की जो अ, इस टाइप के जो लोग रिसर्च करेंगे, वो उनका ज़्यादा सूर्य जो है हमारी जो इस द वाइटैलिटी हमारे अंदर जो वाइटैलिटी होती है, जो शक्ति होती है, जिससे हम जीवित हैं, जठार अग्नि जिसे कहते हैं ना, वो अग्नि जो तत्व है उसके बारे में है। तो जिसका सूर्य 8वें घर में होगा, तो उनका मटेरियल फील्ड में उनको मेडिकल मेडिकल फील्ड से उनको होगा। बट ऑन अ कॉन्शियसनेस लेवल उनका होगा कि हर्ब्स में क्या होता है, कि अल्टरनेट मेडिसिन्स क्या होती हैं। उनको ये होगा कि आजकल कुछ लोग होते हैं कि भई खुशबू से भी हम ठीक हो सकते हैं, हम इन हर्ब्स से भी ठीक हो सकते हैं, हम ये चीज़ करके भी ठीक हो सकते हैं। सूर्य 8वें घर में बहुत और ये मैंने बहुत लाखों हॉरोस्कोप देखी। सूर्य 8वें घर में जिसका होगा इट इज़ लाइफ गिविंग। लाइफ गिविंग नहीं, लाइफ तो दे नहीं सकता, मगर सूर्य 8वें घर में इतनी शक्ति होती है कि जब तक 1 डेढ़ मिनट कोई मर पाए रहा वेंटिलेटर में, तो अगर वो 2 मिनट आदमी बैठा रहेगा और जब तक उसकी वो आभामंडल वहाँ रहेगी, वो आदमी ज़िंदा रहेगा, ये चीज़ मैंने देखी है। तो सूर्य 8वें घर में आपको उन चीज़ों में जाना चाहिए, जहाँ पर आपको लाइफ गिविंग हो सकती है। चंद्रमा आपका 8वें घर में हो, तो चंद्रमा क्या करता है, आपको दुःख पहुँचाता है। पहले दुःख पहुँचाएगा और आपको इमोशंस को समझा देगा। अल्टीमेटली आपके इमोशंस खत्म कर देता है और जिस आदमी के इमोशंस खत्म हो गया ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बोथ इन द मटेरियल प्लेन एज़ वेल एज़ आप देखिएगा जिनका नीच का चंद्रमा होता है, वो वैसे भी 8वां राशि में होगा, वृश्चिक में, वो 8वां घर से रिलेटेड ही है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। उनको मतलब इमोशंस कम होते हैं एंड दे अंडरस्टैंड। उनको एक आदमियों की जिसको क्षमता पता लगती है, साइकोलॉजी पता लगती है। सर स्पिरिचुअलिटी में हम इमोशंस को 2 तरीके से देखते हैं। एक हो गया इमोशनलेस होना कि आपको दिख रहा है कि आपका परिवार है, उसको आपकी ज़रूरत है और उसके बाद भी आपने अपनी किताबें उठाई और आप निकल गए सन्यास के लिए। दूसरा सन्यास क्या होता है, जो शंकराचार्य ने लिया था कि अपनी माता से आज्ञा जब तक नहीं मिली तब तक वो निकले नहीं। बिल्कुल, वही वही तो जब च 8th हाउस में चंद्रमा ये वाला सन्यास देगा कि भई ज़िद करके निकल गए पहाड़ों पे, या फिर ये वाला देगा कि वेट करो, अभी नहीं, आपकी चंद्रमा ज़िम्मेदारी है? मैंने आपसे 8वें घर में कहा था, इमोशंस से इमोशनलेस हो गए, इमोशंस को समझते हुए, हुँ, हुँ। इमोशंस को समझेगा, डिटैच हो गए। डिटैच होगा इमोशंस। हुँ। दैट इज़ द काइंड ऑफ 8th हाउस। 8th में समझेगा कि मेरे अंदर ये इमोशंस आए हैं, तो क्यों आए? इसको भी मैं दुनियादारी में निभाऊँगा। विल डिपेंड ऑन द होल हॉरोस्कोप। बट ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल रूथलेस हो जाएँगे, हुँ, हुँ। ऐसा कुछ नहीं। बट आपको डिटैचमेंट देगा, जो भगवान कृष्ण ने भी बताया कि भई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप मतलब इमोशनलेस हो जाओ, हुँ। बट आप बाहर की दुनिया को देखते हुए अंदर आपके इमोशंस ना हो। यही तो पूरा शिव और कृष्ण की जो मूर्ति है, क्या फ़र्क है? कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान तुम सब जितने भी रस हो, सबको अंदर से एन्जॉय बाहर से एन्जॉय करो। ये सारे रस तुम्हारे लिए बने हुए हैं, मगर अंदर से डिटैच्ड रहो। हुँ। शिव जी कहते हैं हमको सब पता है। कृष्ण जी जो आप कह रहे हैं तो मेरे को पता है, मैं ये पूरा लीला नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही बैठूँगा। बट आई नो एवरीथिंग। तो राम और शिव में यही तो फ़र्क मतलब दोनों में कृष्ण और शिव, राम और शिव में यही फ़र्क है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और जिन लोगों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका कौन-सा ग्रह होता है? जिनका मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए शनि, राहु और सबसे बड़ा प्लैनेट है केतु। केतु 8वें घर में होगा, तो आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस आपके ज़रूर होंगे। केतु 8वें घर में होता, हो सकता है आपकी दूसरी चीज़ों के लिए कुछ अच्छा ना हो, बट जब आदमी को पीड़ा पहुँचती है, तो एक जर्नी है, तो वो जर्नी ज़रूर कराएगा।
केतु 8वें घर में लोग बहुत खराब मानते हैं, पर केतु 8वें घर में आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं, हुँ। खुद ब खुद एक्सपीरियंसेस कराना आपको कराएगा। अब सर मान लीजिए किसी का केतु 8वें घर में है और उसको इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो कि वो आम व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो उसकी लाइफ़ अब किस दिशा में बढ़ रही है? वो क्या सोचे कि मैं क्या करने आया हूँ इस लाइफ़ में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरे को बहुत दुःख होता है, हुँ, जब लोग मेरे पास बहुत लोग पत्रियाँ आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, जिनका केतु 8वें घर में है और कहते हैं मेरा बच्चा पागल हो गया, माय चाइल्ड इज़ नॉट ठीक नहीं है। ये अभी मतलब थोड़े दिन पहले कोई अमेरिका या कि यूके से उसका आता है कि मेरा लड़का उसने इंजीनियरिंग कर ली और सब कुछ करके अब वो अलग बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। अब वो क्या कर रहे हैं उसको? उसको डॉक्टरों के पास ले जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रहे हैं। अरे भाई, ही इज़ मेंट फॉर डूइंग समथिंग बिगर एंड आई टोल्ड दैट पर्सन लेडी को कि मैडम आप गलत कर रही हो, आप इसको किसी अ, अच्छे किसी मतलब हीलर के पास संस्था या के पास, हुँ, जहाँ गुरु अच्छा हो, जहाँ टीचिंग अच्छी हो रही हो, वहाँ आप करिए। एंड बिलीव मी और नॉट, शी डिड दैट बिकॉज़ हरदम क्या है कि पत्री से एस्ट्रोलॉजी में आप अपना उस आदमी को बता सकते हैं आप क्या कर्म करो। ये कलयुग में क्या है और आपकी पत्री क्या कह रही है, कि आप क्या जर्नी अपने पीछे से लेके आ रहे हैं और हमारे देश काल पात्र जिसे मैं हुँ, हरदम कहता हूँ, वो क्या कह रहा है। तो उस माँ ने अपना 19-21 साल का 22 साल का लड़का था, उसकी स्थिति देखकर आप भी यही करोगे, अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है, कहीं खटिया इधर बैठ जाता है, कहीं उधर बैठ जाता है। हम तो भाई इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। ठीक है? यही यही करेंगे आप। इंस्टेड ऑफ दैट अगर वही एंड एक्चुअली शी पुट हर इन अ गुरु के स्थान पर, अच्छी जगह पर रखा उसको। वो बच्चा आज की तारीख में बता रहा है, लोगों को लोग आते हैं उसके पास, कहते हैं हील हो जाते हैं, बैठते हैं। ही इज़ अ यंग गाय 28 20 नाउ 28, 29 years old, staying in Australia. So it is an it is an example which has gone through me. So that is ये दुःख होता है मेरे को और ये हो रहा है, होता जा रहा है और अब पति-पत्नी को ऐसे कर देते हैं, ऑपोज़िट भी हो जाता है, यू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये सोल की जर्नी है, मगर हम उसको अपने कर्म से बहुत खराब भी कर देते हैं। केतु 8वें घर में होता है और मान लीजिए राहु भी 8वें घर में होता है। तो ये राहु को अगर आप इसको ठीक एनर्जाइज करिए तो वो आदमी इतना बड़ा साधक बन जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मगर लोग उसको जब कोसना शुरू कर देते हैं उस राहु 8वें घर को, तो वो राहु को 8वें घर का आदमी फिर नशा ये हुँ, सब करना शुरू कर देता है। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा व्हिच इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग। जिनके भी राहु, केतु, शनि ये प्लैनेट्स 8th हाउस में हैं, बिहेवियर इज़ नॉट गुड क्योंकि इसमें आपको बिहेवियर दिखेगा। सूर्य, चंद्र, बुध में नहीं दिखेगा इतना, ओके। क्योंकि ये चीज़ अलग है। सूर्य आपको एक हीलिंग चंद्रमा ये सूर्य, चंद्र, बुध में आप रेकी करिए, हुँ, हीलिंग करिए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आई और आउटर लेवल इंक्रीज़ करती हैं। हुँ, है ना? इमोशनल काउंसलिंग करिए, मेंटल हेल्थ करिए। मगर शनि, राहु का केतु जब 8th में होते हैं, तो ये आपका नॉर्मल मेंटल हीलिंग से ठीक नहीं हो सकता। हुँ, दिस सोल जर्नी ऑफ दिस पर्सन इज़ अबव उसको आप लोग नशे में डाल देते हैं, लोग गलत बातों में डाल देते हैं। वो मतलब सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। मंगल एंड राहु 8वें घर में हो, शनि, केतु दूसरे घर से देख रहा हो, किसी लेडी की हॉरोस्कोप में बहुत कुछ हो जाता है। दुनिया कर देती है बहुत कुछ, हुँ, हुँ, यू नो यस। कुछ आप कुछ लेडीज़ होते हैं, मैंने देखा योगी बन जाती हैं, मतलब वो भगवान के सामने मतलब झूमने लगती हैं, नाचने लगते हैं, उनके घरवाले फिर उसको पागलखाने में बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई। हमारे कंपनी में ही एक लेडी है कलकत्ता में, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ गोइंग ऑन विद हर आल्सो। बट उसने क्या अपने आदमी को छोड़ दिया, वाइफ इज़ अ ट्रू एग्ज़ाम्पल, लिविंग एग्ज़ाम्पल कि अपने हस्बैंड को तो ख़ैर नहीं छोड़ दिया, अपने बच्चे को उसने इसे ईशा फाउंडेशन में कर दिया एंड योगी बन गई क्योंकि शी कुड योगी में घूमती रहती है भगवान के पास, हुँ, खूब नाचती भी रहती है बाल खोल-खोल के। अब मैं भी सोचता हूँ क्या हो रहा है विद ऑल माय बट देन आई हैव सीन हर हॉरोस्कोप
उसकी जर्नी उसने एक राइट उसमें कर ली, बनना था। लोग उसको पागलखाने में भी डाल रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन ये ग्रह हैं। तो ये इसमें इन ऐसे लोगों को मेरी तो अपील है कि पेरेंट्स को और बहुत ध्यान रखना चाहिए जब ये 8वें में। सर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इतने सारे आप जैसे लोगों से बात करके कि एक घर है उसमें 12 कमरे हैं और 12 कमरों में ताला लगा है और हर कमरे में अलग-अलग चीज़ें रखी हैं। तो वैसे ही हमारी कुंडली के 12 घर हैं, उनमें 9 प्लैनेट्स अलग-अलग घरों में या एक घर में भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लैनेट। अब मान लीजिए 8वें घर में मैं लेके तो बैठी हूँ शनि-केतु का योग या चंद्रमा है वहाँ पर या सूर्य है वहाँ पर, जो कहीं न कहीं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहा है। लेकिन उस 8वें घर का ताला कभी खुला ही नहीं, यानी कि महादशा या दशा में वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो फिर क्या मैं उस तरफ बढ़ूँगी, उस आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ूँगी और ये हर हाउस के लिए जो भी आप इसमें रखेंगे? दशा बिल्कुल ज़रूरी है। हुँ, दशा के टाइम जो हमने अभी डिस्कस करा पॉज़िटिव और नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जो प्लैनेट घर बैठा है और जो प्लैनेट बैठा है वो अपनी एनर्जी दे रहा है। हुँ, तो जो आपकी जो एक्शंस हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है? दे आर हैपनिंग। बट अगर दशा नहीं आती है, तो वो राइट वे में एक्टिवेट नहीं होता है। हुँ, आप इस तरह समझ लीजिए इन 4 घर को 4 चौथा, 8वाँ, 12वाँ घर। 12वाँ घर हरदम लोग कहते हैं कि आपका बेडरूम होता है। हुँ, तो ये आपका सबसे इनर मोस्ट आप छोड़िए बेडरूम एक-एक हम लोग अब सब जाने एक इनर मोस्ट प्लेस होता है। 8वाँ घर लोग कहते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप, सेक्स इन सब चीज़ों का भी गुप्त चीज़ों का। तो 8वाँ घर इज़ दैट एंड 4th इज़ योर हाउस घर। हुँ, तो इन ये 3 जो घर है ना 4, 8, 12 घर, ये जो 3 घर हैं इसके साथ छठे का भी एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ क्रॉसेस ये 3 घरों को समझना बहुत इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि ये रिलेटेड है। तो जब तक अगर आपकी चौथा घर की एनर्जी प्लैनेट एनर्जाइज़ हो गया, इतना कोई इश्यू नहीं है। मगर जब आपका 8वाँ घर का प्लैनेट एनर्जाइज़ हो गया और चौथा और 12वां से कनेक्शन नहीं ज़्यादा डाल रहा है, तो फिर आप आदमी थोड़ा-सा उसमें इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग स्टेट व्हिच इज़ हो जाता है। बट यू आर राइट एंड यही प्रॉब्लम है, दशा आना बहुत ज़रूरी है। भुक्ति भी इतना कुछ नहीं देगी, दशा आना बहुत ज़रूरी है। दशा इज़ द सीईओ तो हुँ, उसका आना बहुत ज़रूरी होता है और अगर दशा नहीं आएगी, तो ये जो चीज़ें होंगी, जो प्लैनेट्स घर में बैठे हैं या जो प्लैनेट्स उनको देख रहे हैं, उनकी दशाएँ तो आएँगी कभी ना कभी ना। तो ये चीज़ उभार के लाती है उस टाइम। सो दिस इज़ वन थिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप बैठो और बात करो और इस विषय में ठीक से बात करो, तो यू कैन अंडरस्टैंड और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी मैंने बताया, वो इसीलिए होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं तो आई थिंक आई बिकेम अ काउंसलर इन बिटवीन, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो क्योंकि दशा नहीं आई और कोई ना कोई हाउस थोड़ा-सा एक्टिवेट हो गया बाय मीन्स ऑफ से कंजंक्शन, दृष्टि। डिस्पोज़िटर, हुँ, किसी तरह से एक्टिवेट हो गया, तो एकदम से वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है और उसके रिएक्शंस हो जाते हैं, हुँ, हुँ, जो कि फिर नेगेटिव हो जाते हुँ। हैं। मगर इन हाउसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सर क्या स्पिरिचुअल जर्नी को देखने के लिए स्पिरिचुअल मिशन को देखने के लिए आत्मकारक जो हमारी कुंडली में है हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आत्मकारक प्लानेट भी एक तरह का ही अपना जेमिनी का है, कारक चर कारक का भी। आत्मकारक प्लानेट हाईएस्ट डिग्री का प्लानेट इज़ योर सोल, इट्स योर सोल जर्नी। तो जैसे किसी का शनि आत्मकारक है, तो उसकी उसकी जो प्लैनेट लाइफ होगी एक पर्टिकुलर वे में मूव करेगी। बट वो आत्मकारक प्लैनेट का ये भी देखना है कहाँ बैठा है। हुँ, हुँ, अगर आत्मकारक प्लैनेट आपके इन्हीं घरों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा इन घरों में ये नहीं कि खाली 8वाँ घर और 12वाँ घर और छठा घर हुँ, इम्पोर्टेंट है। हुँ, तीसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है, 5वाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है और 9वाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। तो आप ये चीज़ समझिए कि इसको ऐसा नहीं है खाली छठा, 8वाँ डालना, पहला, 5वाँ, 9वाँ हमारे मतलब एक त्रिक त्रिक भाव है, त्रिकोण हैं। धर्म के हैं, ये आपको धर्म की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये अगर इनमें ज़्यादा प्लैनेट्स हों, तो ये आदमी इस दुनिया में
भोग के लिए ज़्यादा आया है। इश्यू तब होता है जब 1, 5, 9 और 4, 8, 12 इनमें कनेक्टिविटी आती है ना, तो फिर आदमी ये जर्नी ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो आत्मकारक में हमें ये देखना चाहिए कि भई हम आत्मकारक प्लैनेट कौन-सा है? हम्म, तो अगर शनि आत्मकारक प्लैनेट है और कनेक्टेड है, जो घरों के बारे में हमने बात करी, कौन कौन से? 6th से कनेक्टेड है, 8th से कनेक्टेड है, हम्म, 12th से कनेक्टेड है, हम्म, 5th में प्लेस्ड है, हम्म, 9th में प्लेस्ड है, हम्म, 1st हाउस में प्लेस्ड है, 3rd। ओके, तो ये घर जो है, ये कहीं न कहीं आपको किसी न किसी लेवल की एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाएँगे। ओके, अगर अगर आपका शनि है। शनि आत्मकारक है, राहु केतु को हम लोग नहीं कंसिडर हम्म, करते हैं। जब कंसिडर करते भी, नहीं भी करते, मैं नहीं करता हूँ। आजकल कुछ लोग करने भी लगे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपका आत्मकारक प्लैनेट अगर आपका सूर्य आत्मकारक है, तो देन योर लाइफ हैज़ अ पर्पस व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट। कैसे? सूर्य जब आत्मकारक है तो यू आर गोइंग टू, आप राजा हो, आप कुछ दिशा दशा दिखाने ले जा रहे हो। आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, हम्म, जितने जो लोग मासेस से डील कर रहे हैं, जो लोग कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, डिप्लोमैट्स, इनकी जर्नी वो जर्नी होगी। सूर्य की जो जर्नी होगी, इट विल बी दिस। बट इफ यू टॉक ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, देन जिनका भी मैंने आत्मकारक सूर्य देखा है, वो लोग भगवान में विश्वास करेंगे, मगर एक अलग उनका तरीका अलग होगा। चंद्रमा होगा, तो जिनकी चंद्रमा आत्मकारक है, वो मैं देखता हूँ दे आर अट्रैक्टेड टू भगवान कृष्ण। दे अट्रैक्टेड नॉर्मली, क्योंकि वो सब भाव होंगे उनमें। तो हर हर प्लैनेट का एक आत्मकारक का एक जर्नी होती है, जो आप एक मोटा-मोटा बता देते हैं। मंगल का होगा तो वो आत्मकारक उस आप आदमी की जर्नी अलग होगी। ही विल बी मोर टुवर्ड्स कर्म, कर्म प्रधान व्यक्ति होगा, एंड विल बी मोर अट्रैक्टेड एक्चुअली टू हनुमान जी, टू दैट इज व्हाट हिज लाइफ पर्पस इज, हिज सोल इज। तो आत्मकारक प्लैनेट से हम ये एक मोटा मोटा जज कर सकते हैं कि ये जो आत्मा आई है, ये क्या मिशन से आई है। इसी तरह अमात्य कारक से आई है कि आत्मा का मिशन ये है, तो क्या वो सेकंड जो लोएस्ट प्लैनेट होता है अमात्य कारक होता है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगी। कैसे करेगी? हाँ, वाओ! दैट इज व्हाट द अमात्य कारक सेज। आई थिंक सर आपने मुझे बताया था कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में आत्मकारक और अमात्य कारक एक साथ बैठे हैं। जिसका भी आत्मकारक अमात्य कारक एक साथ है, अति अति सुंदर पति, क्योंकि उसकी जो सोल की जर्नी है और हुँ, उसका एग्जीक्यूशन है, जो उसका लिखा है, साथ आ वो गए। साथ में आ गया। उनका शनि और शुक्र आत्मकारक और अमात्य कारक है, और शनि शुक्र खुद भी बहुत अच्छा है। चंद्रमा और मंगल 8वें में है। हुँ, चंद्रमा नीच का है और मंगल वहाँ बैठा हुआ। इसको आमतौर पर लोग नीच भग्न राजयोग मानते हैं, मगर मेरा एक अलग ही एक वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट कि नीच भग्न राजयोग क्या होता है। बट चंद्रमा मंगल साथ में, चंद्रमा का 8वें में, एक तरह से 8वें घर में हो गया चंद्रमा। हुँ, हुँ। तो इमोशंस को समझना, ही अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ द पीपल। और मंगल ने अपना कार्य करना ही है, और मंगल बैठ गया अपने घर में, तो चंद्रमा को भी बलि कर दिया, मंगल वाला कार्य कर रहा है। तो हुँ, that's how you have to see, and this is, it is very easy to see horoscopes of people who have मतलब जिनका कि जो कि बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि उनमें कुछ तो ऐसी चीज़ होती है बहुत क्लियर समझ में आती है। हुँ, हॉरोस्कोप उनकी मुश्किल होती है जो कि हम और आप जैसे लोग हैं, जो कि वो ट्रेडिंग ऑन अ मिडल पाथ। कुछ प्लैनेट्स कुछ जर्नी बता रहे हैं, कुछ प्लैनेट्स कुछ जर्नी बता रहे हैं। सो और सर शुक्र अगर आत्मकारक है तो कोई स्पिरिचुअल मिशन है व्यक्ति का? शुक्र आत्मकारक है, तो उसको स्पिरिचुअल मिशन है कि उसको अपना स्पिरिचुअल मिशन विलासिता से मिलेगा। उसको विलासिता का मतलब ये नहीं कि विलासिता में रहेगा, उसको खोज है। शुक्र जब भी जिनका आत्मकारक है, उनको खोज होती है। आपने साड़ी पहनी, आपको 2 महीने अच्छी लगी, उसके बाद आपको दूसरी साड़ी अच्छी लगने लगती है। किसी को आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी, शुक्र का यही है ना मेन। शुक्र को ठहराव, शुक्र को आगे चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। शुक्र जो है, इसी शुक्र राहु में यही फ़र्क है। शुक्र को बहुत जल्दी चाहिए होता है चीज़ें, राहु थोड़ा बहुत दूर तक देखता है उसको। हुँ, तो शुक्र इज़ दिस। तो ये इनकी खोज ऐसे व्यक्तियों की आत्मकारक। अब शुक्र के प्लेसमेंट बहुत सारे बाकी प्लेसमेंट्स को देखें, उनकी इनकी लाइफ में खोज होती है कि चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। और बुध अगर किसी का आत्मकारक हो? बुध आत्मकारक अच्छा होता है, इसमें आदमी को सिद्धि देता है। बुध सिद्धि देता है बुध? सिद्धि देता है वाक्य की। हाँ,
वाक्य, क्योंकि बुध है वो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स आजकल के सिद्ध है। मगर ये वाक्य, वाक्य से आदमी स्पिरिचुअल जर्नी होगा तो वो आदमी मंत्र सिद्ध करेगा, हुँ, ये सब चीज़ें सिद्ध करेगा। और अगर वैसी जर्नी करोगा तो उसकी लाइफ की जर्नी होगी थ्रू कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, बात करने से। उसकी हुँ, जर्नी होगी लोगों से बात करके हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। क्या? तो इस तरह हमें आत्म कारक को देखना चाहिए और उसके बाद अमात्य कारक देखो। तो अमात्य कारक इन दिस थिंग इज़ द एग्ज़ीक्यूटर। हाउ आत्म कारक ने आपको क्या पर्पज़ के लिए लाइफ में लाए हैं हुँ। और अमात्य कारक उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करता है। सर, कौन-सी जोड़ी ऐसी होगी जो एक बहुत हाइली स्पिरिचुअल पर्सन की कुंडली में हो कि आत्मकारक ये है और अमात्य कारक ये है? आत्म कारक अगर आपका शनि है हुँ, और अमात्य कारक कोई भी प्लैनेट हो, मान लीजिए मंगल है अमात्य कारक, हुँ, तो शनि के उद्देश्य को मंगल पूरा करेगा, ठीक है? हुँ, और अगर ये मंगल केतु का डिपॉज़िटर हो या केतु के साथ बैठा हो, हुँ, तो आप ये 100% समझ लीजिए कि ये व्यक्ति साधारण नहीं। हुँ, तो ये केतु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। केतु 5वें, 9वें, 12वें, 8वें पहले, ये 4 घरों में केतु बैठा है, तो आपके अंदर है वो बीज है, उसको आप कैसे उजागर करते हैं, कैसे उसको प्रज्वलित करते हैं, वो ज़रूरी है। 1, 5, 9, 8, 12 हुँ, ये 5 घरों में केतु है, जिनके भी है, तो दैट सीड इज़ देयर इनसाइड यू। हुँ, हुँ। अच्छा सर, ये कौन-सा कॉम्बिनेशन होता है? जैसे ये मेरे साथ बहुत होता है कि मुझे बहुत जनरल विषय कभी पसंद ही नहीं आए। मुझे हमेशा वो विषय पसंद आए जिनमें कुछ रोमांच, कोई रहस्य छुपा हो, और जब मैंने उसमें डीप रिसर्च करी तो वाक़ई पता चला कि उसमें बात करने लायक एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी कई किताबें मैंने पढ़ डाली, बहुत सारी, जिसमें बहुत डीप रिसर्च और बहुत रहस्यमयी बातें थी। ये कौन-सा कॉम्बिनेशन होता है? देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन के लिए जब चीज़ रहस्य की बात आती है ना, हुँ, तो लोग कन्फ्यूज़ कर जाएँगे 8वें घर से। हुँ। मगर मेरे हिसाब से रहस्य है छठा घर। अच्छा, 8वां घर इज़ डेप्थ। ओके। 8वां घर ऐसा है जो कि आप लेके आ रहे हैं। एक सोल होती है, उसकी जर्नी कंटिन्यू कर रही है। हुँ, और जो हमारी पूजा होती है, साधना होती है, वो आपको पिछले जन्म से ही मिलती है। वहीं से जहाँ आपने खत्म करी है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ, गुरु बैठा हुआ है, तो वो आपको ये जिज्ञासा देगा कि अंदर जाओ, डीप जाओ, पढ़ो, उसको करो। और ज ज ज और फिर वो दूसरे घर को देखता है, तो फिर दूसरा घर संस्कार का होता है, वाक शक्ति का होता है। तो ये सब चीज़ें आएँगी और दूसरा घर धन का होता है। तो आदमी के अंदर ये चीज़ें अल्टीमेट जब एक उसकी जो एक धन की जो पाने की जो क्षमता पूरी होगी, लेकिन जीव और निर्जीव, इसमें मैंने जब भी गुरु होगा या हुँ, इस हुँ, प्लैनेट्स होंगे, तो ये जीव और निर्जीव चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो कभी-कभी होता है आदमी का 8वां घर होगा तो निर्जीव चीज़ों में, पर जब जुपिटर जैसे प्लैनेट होते हैं, जब आपकी जब जीव चीज़ों को पूरा कर देंगे, तब आपको निर्जीव चीज़ देंगे। जैसे गुरु छठे घर में है, तो 10वें को देख रहा है, 12वें को देख रहा है, दूसरे को देख रहा हुँ, है। तो पहले ये आपको प्रोफ़ेशन आपका अच्छा कराएगा, हुँ, आपको 12वें घर में कुछ फ़ॉरेन कंट्री से कॉन्टैक्ट कराएगा, हुँ, दूसरे घर में आपको धन दिलाएगा। हुँ, ये तीनों चीज़ें दिलाने के बाद, ये आपको ज़िंदगी की व्यर्थता बताएगा, ज़िंदगी की व्यर्थता बताएगा, मतलब आपको स्पिरिचुअल मार्ग पे ले जाता है। आजकल के कि मतलब ये सब माया का खेल माया है। आपको इसका बोध हो जाएगा। ये होता है बहुत गुरु सुंदर, छठे घर में जब भी होगा, ये आपको ऐसे करके आपको ऐसे ही आपकी जर्नी होगी लाइफ़ की। बहुत सुंदर। क्योंकि जुपिटर विक्ट्री है, विक्ट्री पहले आपको दिलाएगा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। तो इसीलिए हर प्लैनेट ये मत कहिए कि जुपिटर छठे घर में है तो बहुत खराब हो, लोग कहते हैं छठे घर में जुपिटर हो। पर जिस दिन आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, आपको अति सेवा का भाव आता है। जब हुँ, अति सेवा का भाव आएगा, तो फिर आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे ले तो जाएगा। सर अभी तक हमने बात की, अगर किसी को अपना स्पिरिचुअल मिशन देखना हो, 12th हाउस, 8th हाउस, आत्मकारक,
अब आप अगला कौन-सा साइन लेंगे कुंडली में जिसे देखकर बताया जा सकता है कि हाँ, आप एक स्पिरिचुअल मिशन से भेजे गए हैं धरती पर? इसमें 2 हम जो इम्पोर्टेंट हाउसेज़ हैं, 3rd और 6th हाउस। हुँ, 3rd और 6th हाउस, 3rd हाउस जिज्ञासा देता है, 8वें से 8वां है। हाँ। हुँ, और छठा घर आपको मेरे पिताजी हरदम बताते थे और मैं हुँ, आपसे बात कर भी रहा था कि नेगेटिव हाउस में जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट आएगा, तो वो इमीडिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, तभी क्रूर ग्रहों को अच्छा माना जाता है। तभी क्रूर है कुछ। हुँ, तभी वहाँ शनि को, सब इन प्लैनेट्स को अच्छा माना जाता है, हुँ, क्योंकि वो विजय प्राप्त कर लेते हैं उससे। तो छठा और तीसरा घर आपको एक जो रास्ता है, ये 2 घरों के थ्रू होते हुए आपको जाना पड़ता है। तो एक तो जिज्ञासा, हुँ। तीसरा घर, और छठा घर इज़ गोइंग अहेड विद इट, उसको उसको साधने की कोशिश। फिर 8वां और 12वां घर। तो ये तो 4 घरों का जो एक ये है, इनमें 5वां 9वां तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं हुँ, चीज़ें। हुँ। तो इसलिए 5वां 9वां बहुत इम्पोर्टेंट और सर अगर ये देखना हो कि मैं तो पिछले जन्म में ही मोक्ष पा जाती, अगर मुझसे कुछ ऐसा कर्म ना होता, तो इस जन्म में मेरी फुल ऑन गारंटी है कि अगर सही पाथ पे चला मैं सही मार्गदर्शन मिला मुझे और सारे कर्म बंधन जो भी मोक्ष की परिभाषा होती है, वो मैंने ख़त्म कर लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है इस जन्म में कि बाकी लोग जो बहुत पीछे हैं लाइन में मोक्ष से, मुझे बहुत मैं नंबर 1 पे हूँ कि इस जन्म में तो मुझे मिल ही जाएगा। ये क्या देखा जा सकता है? इसको जो मैंने जिस तरह देखता हूँ, बहुत लोग देखते नहीं हैं। जब आप पैदा होते हैं तो एक बैलेंस ऑफ प्लैनेट में पैदा होते हैं, हाँ, दशा जो होती है। दशा जो होती है। हुँ, वो बैलेंस ऑफ प्लैनेट जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको फिर देखने के बहुत तरीके हैं, बट एक मोटा-मोटा जो है, हुँ, जो बैलेंस ऑफ प्लैनेट पैदा हुए हैं, वो आपको बताता है कि आप किस कितने अपने अंदर कितना आप पानी लेके आए हैं, या उस पात्र में पानी कितना है। हुँ, जैसे मैं अपना ही बताऊँ, मेरा मंगल के मैं उसमें पैदा हुआ था, हुँ, बैलेंस ऑफ दशा में। हुँ, तो अब मेरा मंगल, मैं कर्क में पैदा हुआ हूँ, मंगल नीच का है, 5वें और 10वें घर का है। तो ये चीज़ें तो मेरे को करनी ही हैं। 5वां घर के काम करना है, धर्म कर्म करने हैं, मंगल नीच का बैठा है, तो कुछ गलत काम भी शायद करने पड़े, लग्न में बैठा है ना? तो ये तो मैं पैदा हुआ हूँ। तो नीच का देखिए आप, बैलेंस ऑफ द दशा देखिए, उसको आप एनालाइज़ करिए, वो प्लैनेट, अगर वो प्लैनेट आपका, अब अगर मैं शनि में पैदा हुआ होता, हुँ, तो शनि मेरा 8वां घर का मालिक है हुँ, और 5वें में बैठा, मैं अपनी खुद की पत्री बता रहा हूँ, 8वां घर का मालिक है, 5वें में बैठा हूँ, अज़्यूमिंग मेरी नहीं किसी और की भी। तो 8वें घर का प्लैनेट 5वें में पैदा, अगर मैं शनि की बैलेंस से पैदा होता, तो मैं अपने साथ 8वें घर और 5वें घर की बहुत सारी चीज़ें, 8वां घर, 5वें घर बैठा, यस। तो लेके आता अपने साथ। हुँ, अब मेरी शनि की दशा आएगी, मंगल के बाद आपके जुपिटर आएगा, उसके बाद तो तब बोध आएगा थोड़ा मेरे पास कि मैं फिर कितना स्ट्रांग है, कितना। तो इस तरह बैलेंस देखकर उसमें ये देखना चाहिए कि इस आदमी के अंदर किस कॉन्शियसनेस के साथ पैदा हुआ। सर कभी अगर केतु की दशा में पैदा हुआ हो, मतलब केतु के नक्षत्र में कोई पैदा हुआ हो? केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी मैंने देखे हैं, वो मूल नक्षत्र कहते हैं लोग। केतु के लोग, जो भी केतु के नक्षत्र में पैदा होता है, केतु का बैलेंस से पैदा, केतु कहाँ प्लेस्ड है, हुँ, उसको देखना पड़ेगा। तो या तो करोड़पति बनाता है, और या सेंट्स बनाता है, या बहुत छोटी ज़िंदगी देता है। तो सर केतु और राहु के पास तो कोई आधिपत्य ही नहीं है किसी घर का, फिर वो किसी भी घर में बैठे हों उससे हमें उसका कैसे पता लगेगा प्रारब्ध में क्या किया है? नहीं, केतु का नक्षत्र भी तो है ना, हुँ, हुँ, किस नक्षत्र में बैठा है, किस प्लैनेट के साथ भी पत्री में जब आप पैदा हुए हैं, केतु के बैलेंस से पैदा हुए हैं, तो पत्री में केतु कहीं न कहीं तो घर में हुँ, होगा, किसी घर हुँ, में हुँ, होगा। मान लीजिए केतु के बैलेंस से पैदा हुआ और वो केतु 12वें घर में है, हुँ, तो ये आदमी अपने साथ ऑलरेडी, उसका आप देखिएगा लाइफ़ की जर्नी अलग होगी। इट विल बी मोर ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। हुँ, अगर वही केतु उसके दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो अलग लाइफ जर्नी। तो एक लाइफ की अगर आपको धारा देखना है हुँ, कि पानी कैसे बहेगा, हुँ, तो बैलेंस ऑफ दशा को देखिए। तो चाहे केतु हो चाहे राहु हो, तो राहु को तो फिर आप
उस राहु को डीपली एनालाइज़ करिए कि किस घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, तो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। 2-3 चीज़ें बहुत देखना तो भाई D9 भी देख लो, थोड़ा पता लगता है D9 से भाई कितना आपको D1 तो पिटा रहा है, D9 थोड़ा स्पेसिफिक कर देगा उसको। तो वो देखकर आपको इस आदमी की जो पर्टिकुलर लाइफ जर्नी है वो समझ में आ जाती है। और लोग ज़्यादातर बैलेंस ऑफ दशा को देखते ही नहीं है कि भाई क्या है, इसमें क्या है, इस दशा में पैदा हुआ। बट वो एक बहुत मैंने बहुत पत्रियाँ देखी हैं, वो आधार बनता है। और जो सेंट पैदा होते हैं, दोबारा रीइन्कार्नेट होते हैं, वो किस बैलेंस ऑफ दशा में पैदा होते हैं? नहीं, बैलेंस ऑफ दशा में उन्हीं में पैदा होंगे जो कि हमने इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, 8वें, 12वें, छठे, 5वें तीनों से जो वो जो बैलेंस पैदा दशा में जिसमें भी पैदा हो, वो इन हाउसेस से कनेक्टेड है कि नहीं। अच्छा, ओके, 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 गॉट इट। हुँ, अगर बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुआ, वो चीज़ लग्न से कनेक्टेड है, हुँ, तो लग्न मीन्स मैं कार्य करने आया हूँ, मैं तो कर्म करने आया हूँ। या 10वें घर से कनेक्टेड हो, तो प्रोफ़ेशन करूँगा। वही बैलेंस ऑफ दशा अगर 8वें घर में जाके चली गई है, हुँ, फिर यू आर यू विल बी ऑन दैट पाथ हुँ। और राइटली प्लेस्ड है। स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन सर आजकल बहुत हम देखने को मिल रहा है। हुँ। ये लोगों के लिए एक ऐसा टर्म है जिससे बहुत फ़ेमिलियर नहीं है, पर मैंने उसको वो नाम दिया है स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, कि लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, ज्ञान के नाम पे मैनिपुलेट करने लग गए हैं अब लोगों को। हुँ। क्या इसका कारण रेट्रोग्रेड बृहस्पति या लग्न में बैठा बृहस्पति होता है या कोई और ग्रह? देखिए अ, आजकल मैं इसको आपको कैसे समझाऊँ? इसको पॉज़िटिव वे में समझते हैं। हुँ, एक्सॉल्टेड गुरु हुँ। को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, हाँ, बहुत अच्छा मानते हैं। है ना? मगर एक्सॉल्ट मैंने बहुत पत्रियाँ देखी हैं, इनमें शनि भी एक्सॉल्टेड है, मंगल भी एक्सॉल्टेड पड़ा हुआ है, गुरु भी एक्सॉल्टेड पड़ा है। गुरु मतलब आप समझ लीजिए लग्न में एक्सॉल्टेड है, मंगल 7वें घर में एक्सॉल्टेड है, डिवोर्स हो गया। अब इसका आप तात्पर्य समझिए, गुरु जब 7वें घर में एक्सॉल्टेड होता है, तो उसके अंदर जो तत्व होते हैं, इतने ज़्यादा होते हुँ, हैं कि वो उसकी जो आइडियल है या जो उसके अंदर तत्व हैं या जो उसके वैल्यू सिस्टम्स हैं या जो जिस उसके बराबर जो उसका पार्टनर होगा उसको उसके तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो इट लीड्स टू डिवोर्स, राइट? तो इसी तरह जो स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन भी हो रहा है, वो ऐसे प्लैनेट्स के कारण हो रहा है, जो कि जैसे कि आप सैटर्न है। हुँ, सैटर्न इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल प्लैनेट हुँ, और अगर यही सैटर्न राहु के साथ बैठ जाए हुँ, और अपने जो अर्थली साइन्स या एरी साइन्स के अंदर मतलब हाउस भी छोड़िए आप, 2, 6, 10, 3, 7, 11 इन घरों में इन इनमें बैठ जाए, तो वो जो है, ये जो शनि राहु की जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी है, उसको अपने बिज़नेस के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या धन अर्जित करने के लिए इस्तेमाल करें। 159 में नहीं होगा, 4812 में नहीं होगा। और उन लोगों का क्या सर, देखिए मैनिपुलेशन के लिए दिमाग तो होना चाहिए। दिमाग होता है तभी मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो इतना ज्ञान तो है उनके पास, इतना आध्यात्मिक स्तर का भी ज्ञान है, लेकिन वो चालाकी और वो मैनिपुलेशन कौन-सा प्लैनेट दे रहा है? वो तो एक ही प्लैनेट देता है, वो सर्व मोस्ट इम्पोर्टेंट बुध। बुध मैनिपुलेशन देता है? बुध जब भी वक्री होगा, हुँ, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बुध और शनि दोनों ही ट्रांसजेंडर टाइप के प्लैनेट्स हैं, शनि भी उसी टाइप। तो शनि बहुत कुछ देता भी है, मगर यही बुध और शनि हुँ, जब वक्री होंगे, तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले जाएँगे, उसको मैनिपुलेशन की तरफ ले जाएँगे। तो दे विल डू ऑल दीज़ थिंग्स। हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स इन 12th लॉर्ड, हुँ, हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स इन 6th, हम प्लैनेट्स बट लॉर्ड ऑफ 12th हुँ, अब जब ये होगा, तो ये लॉर्ड्स जो होंगे हुँ। 6th, 8th, 12th के लॉर्ड्स, ये जिन घरों में बैठ के फिर में मैनिपुलेट कराते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आपका लॉर्ड ऑफ 12th
और लॉर्ड ऑफ एट्थ हुँ, दोनों एक साथ होकर अगर 10th हाउस में बैठ गए हुँ। और मान लीजिए शनि मंगल है या और कोई है, तो ये फिर आपको एब्सटीन बनाएगा। ओह! और लग्न स्ट्रांग हो, तो हम जब बात कर रहे थे ये चीज़ बहुत समझने, हम बात कर रहे थे, आपने हमसे जो सवाल पूछा अभी तक कि 12वाँ घर क्या करता है? हुँ, 12वाँ घर के अंदर प्लैनेट्स क्या करते हैं? 8वाँ घर क्या करता है? 8वें घर का छठा घर क्या करता है? तीसरा घर क्या करता है? हुँ, 5वाँ घर क्या करता है? हुँ। मगर जब इनके लॉर्ड्स गलत जगहों पे बैठकर गलत वो करते हैं, तो ये आदमी को ट्रिकस्टर बनाते हैं, कॉन्फिडेंस ट्रिकस्टर जिसे कहते हैं, हुँ। मैनिपुलेटर बनाते हैं, सब कुछ कराएँगे आपसे। सर आखिर में अगर मैं आपसे 6 कुंडली के साइन्स पूछूं या साइन्स मतलब कॉम्बिनेशन पूछूं जिनसे मोटा-मोटा पता लग रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपने करियर में, अपने लाइफ में, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, घर सँभाल रहे हैं, तब भी पोटेंशियल आपको इस जन्म में मिला है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करिए और उस ईश्वर की राह पर निकलिए, आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि आपका शनि केतु 12th हाउस में हो, हुँ, बहुत अच्छा है। हुँ, जुपिटर तीसरे घर में हो, राहु के साथ हो, हुँ, बहुत अच्छा है, लोग इसको अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका 5वें घर में हुँ, शनि केतु हो, बहुत अच्छा है। आपका 8वें घर में मंगल शनि, शनि राहु, शनि केतु, कोई भी प्लैनेट 8वां घर स्ट्रांग हो, तो इट इज़ वेरी गुड। 12वें घर में आपका कोई भी प्लैनेट पीड़ित बैठा हो, चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ, सूर्य पीड़ित हो, बुध पीड़ित हो, मतलब उनमें कहीं न कहीं कुछ पीड़ा होना चाहिए, हुँ। तो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। तो ये 6 साइन्स अगर आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं, तो मोटा-मोटा हो सकता है कि आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल मिशन से भेजे गए हों और अब हम सब तो भूल जाते हैं सर भूल जन्म के जाते हैं बाद। और वही जैसे हमने शुरू में बात करी थी, आपकी दशा नहीं आई है, आपकी हाँ। भुक्ति नहीं है, तो आपको मन कर रहा है और उसका जो एक्सप्रेशन है, हुँ, वो अलग है। तो ऐसे लोगों को दे शुड कंसल्ट यू। हुँ। नहीं सर दे I शुड mean, they should consult somebody good, यस some person who can guide, and बिल्कुल। especially मेरा तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ क्योंकि हुँ, आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू, हुँ। इट इज़ द बिगेस्ट इशू, मेंटल हेल्थ इज़ द बिगेस्ट इशू, सबसे यस। बड़ा इशू है, 7 आउट ऑफ 10 जो जेन्स अल्फा जिसे कहते हैं हमारे। बिल्कुल सर, धीरे-धीरे मुझे लगता है चीज़ें भी बदल रही हैं, इतना सोशल मीडिया आ गया है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कितना कम हो गया है, सारी चीज़ें लीड टू मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। आदमी रात में अपने 15 इंस्टाग्राम बच्चा पढ़ता देख रहा है, सुबह उठते-उठते इंस्टाग्राम देख रहा है, फिर वही देख रहा है जो कि उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से, तो वो आप गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कर डेफ़िनिटली सकते सर। हैं। और जो आपने दशा वाली बात भी कही ना सर, वो मैं काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से बहुत आध्यात्मिक माहौल में पली-बड़ी हूँ, लेकिन मुझे उस अध्यात्म से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि मेरे साथ की संगति जो थी ना, उनके लिए वो एक आउट ऑफ फैशन चीज़ थी कि अरे! तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी हैं, हुँ, तुम ठाकुर जी की पूजा करती हो, अच्छा तुम मंत्र भी पढ़ती हो। तो उस समय में ये सारी चीज़ें उन लोगों को बहुत तो मैं उनके इन्फ्लुएंस में बार-बार आ जाती थी, क्योंकि शायद मेरी दशा वो नहीं थी, राहु की दशा में मैं पैदा हाँ, हुई हूँ। बिल्कुल, राहु की दशा थी, तो मैं ऐसे चिढ़ती थी कि यार हाँ, पापा आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, राहु बताओ इतनी के अच्छी। राहु की दशा में देखा ना राहु का हाँ, जैसे ही बृहस्पति आए, जैसे ही आए मैं स्पीकिंग ट्री से जुड़ी और फिर मैं सेवा भाव बढ़ इतने गया होगा। बड़े-बड़े लोगों से हाँ, सेवा भाव बढ़ गया और शनि आते-आते तो भाई साहब बिल्कुल ही 360 डिग्री का बिल्कुल, चेंज आ गया। तो दशा बहुत तो ये इम्पोर्टेंस लाइफ और रखती ये है। लाइफ टाइम में अगर ऐसा दशा आ जाए ना, हुँ, जैसे सूर्य चंद्र वाली दशा आती है, इतना बहुत जल्दी-जल्दी आती है। हुँ, और जब भी ऐसी दशा आ जाए जैसे राहु आ गया, उसके बाद गुरु आ गया, उसके बाद हुँ, शनि आ गया, तो ये लंबी दशाएँ होती हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको अपना अपना जो एक मिशन है, जो आपकी जर्नी है, वो आपको पूरा करने के लिए देती है।
बिल्कुल सर, ये स्पिरिचुअल मिशन पर इलावर्स के साथ निकली हूँ। आई होप पूरा चलिए, हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। इलावर्स एक्स शंकर में आज इतना ही। आप मुझे बताइएगा सर ने जो भी कॉम्बिनेशंस बताए हैं, क्या आप में से किसी की कुंडली में ये सारे 6 कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं? अगर ऐसा है तो डेफ़िनिटली मैं जानना चाहूँगी। अगर आप पब्लिकली अपनी कुंडली या अपने कॉम्बिनेशन नहीं बताना चाहते हैं और आप शेयर करना चाहते हैं, तो ईमेल एड्रेस पे भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जुड़े रहिए इलावर्स के साथ, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। नमस्कार।